गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मार्शल का मुद्रा परिमाण सिद्धांत कैम्ब्रिज थ्योरी के अंतर्गत मार्शल समीकरण स्पष्ट किया था और मार्शल ने मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में सीधा आनुपातिक संबंध अपने समीकरण के द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया है वो दिया है P बराबर m/KO या m बराबर KY, Y बराबर O गुणा P माना है उन्होंने और आगे जाकर फिर संशोधित समीकरण उन्होंने P बराबर m/KO इसके द्वारा न्यूमेरिकल नंबर को लेते हुए उनके बीच में जो संबंध स्थापित किया है वो मांग मात्रा और कीमत का सीधा अनुपातिक संबंध स्थापित किया। छात्रों, आज के वीडियो में हम कैम्ब्रिज थ्योरी के अंतर्गत पीगू समीकरण पर चर्चा करेंगे कि पीगू ने अपना कौन सा समीकरण दिया है और उसमें मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर और मूल्य के साथ किस प्रकार का संबंध उन्होंने स्थापित किया है उसको हम आज के समीकरण में देखेंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ पीगू का जो समीकरण है P बराबर KR/M, ये पीगू का प्राथमिक समीकरण है। P बराबर KR/M। तो यहां देखिएगा P का मतलब कीमत स्तर है, R का मतलब वास्तविक आय है जिसको मार्शल Y के तौर पर प्रदर्शित करता है, K का मतलब इस वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। वास्तविक आय का वह भाग जिसे लोग नगद रूप में तरल रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, वो जो स्थिति बनती है वो K की है, M जो है वो मुद्रा की मात्रा है। लेकिन आगे जाकर P वो स्पष्ट करता है कि लोग वैधानिक मुद्रा के तौर पर मुद्रा या नगद मुद्रा को अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि उसका एक भाग विधिग्राह्य मुद्रा या फिर क्यों कह सकते हैं साख मुद्रा के तौर पर बैंकों में रखा जाता है। तो यहां मुद्रा को पीगू ने आगे जाकर दो प्रकार से विभाजित कर दिया। एक तो वैधानिक मुद्रा जो व्यक्ति अपने पास स्वयं के पास नगद रूप में रखता है और एक साख मुद्रा जिसे उस नगद मुद्रा का एक भाग लोग बैंकों में रखते हैं। तो इसलिए पीगू का जो समीकरण है आगे जाकर वो बदल जाता है और नया समीकरण बन जाता है पीगू का P बराबर KR/M C प्लस H 1 माइनस C। देखिए छात्रों, यहां पीगू ने जो नई इक्वेशन इसमें शामिल की है उसमें आप इसको ध्यान से देखिएगा। P बराबर उन्होंने माना है कीमत स्तर, R जो है वो वास्तविक आय के इस वास्तविक आय का वह भाग है जिसे व्यक्ति अपने पास नगद रूप में रखना चाहता है और M मुद्रा की मात्रा है। ये तो उसकी प्रारंभिक स्थिति जो हमने ऊपर किया है। उसके अलावा पीगू ने इसमें जो बदलाव किया है, संशोधन किया है समीकरण के अंतर्गत, वो C प्लस H 1 माइनस C, ये नए चर इसमें शामिल किए हैं। तो छात्रों, यहाँ C का मतलब है जो लोग नगद रूप में अपने पास वैधानिक मुद्रा के तौर पर रख रहे हैं, नगद मुद्रा जो रख रहे हैं उसका एक भाग वैधानिक तौर पर अपने पास रखते हैं, वो C है। ये 1 माइनस C का मतलब है कि उस नगद मुद्रा का वह भाग, उस नगद मुद्रा का वह भाग जिसे लोग बैंकों में जमा कराते हैं, बैंकों में साख मुद्रा के तौर पर जमा कराते हैं, 1 माइनस C। और इस H का मतलब है कि जो साख मुद्रा बैंकों में रखी गई है, जो साख मुद्रा बैंकों में रखी गई है उसका एक निश्चित भाग बैंक अपने पास नगद रूप में रखते हैं, जिसको आप जब बैंकिंग प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां आपको समझाया जाएगा। उस टर्म को बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात का मतलब ये होता है कि जो प्राथमिक जमा लोग बैंकों में जमा कराते हैं उसका एक निश्चित भाग बैंक अपने पास, जितना CRR निर्धारित करता है बैंक, उतना भाग बैंक अपने पास नगद रूप में रखता है। तो यहाँ ये जो H है पीगू के समीकरण में, ये CRR को प्रदर्शित करेगा या यूं कह सकते हैं साख मुद्रा का वह भाग जिसे बैंक अपने पास नगद रूप में रखेंगे। आगे छात्रों देखो, कीमत स्तर को यदि आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मुलेशन में इस समीकरण को रख सकते हैं और यदि आप इसमें मुद्रा की मांग मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं तो फिर आप इसको आंसर चेंज करना पड़ेगा और इस समीकरण को आप लिख सकते हैं M बराबर KR
अपॉन पी सी प्लस एच 1 माइनस सी। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई बदलाव नहीं किया मैंने, केवल इतना क्या है कि ये तिरछा मल्टीप्लिकेशन किया है इसको, पी का स्थान एम ने ले लिया, एम का स्थान पी ने। तिरछा गुणा करना इसको बोला जाता है, ऐसे तरह को रोटेट किया जा सकता है। तो छात्रों यहाँ पी के समीकरण की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल लेकर, एक उदाहरण देकर, एक नंबर का उदाहरण देकर हम उसके कैलकुलेशन को सिद्ध करेंगे कि पी को चरों के बीच में किस प्रकार के संबंध को स्थापित करता है। तो हमारा उदाहरण है यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें आपको नंबर ध्यान रखना है, के बराबर पी ने माना है के बराबर 1/4। इसका मतलब है जो आय है उसका 1/4 भाग नगद रूप में रखा जाएगा 25%। दूसरा उसने सी बराबर माना है, सी बराबर 1/2। जो नगद रखा जाएगा उसका आधा अपने पास रखा जाएगा, जो विधिग्राही मुद्रा में। और h बराबर माना है 1/10, h बराबर 1/10 और r बराबर 2000, r बराबर 2000, वास्तविक आय 2000 है, और m बराबर 550। छात्रों यहां में कीमत स्तर निकालना है, मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर को ज्ञात करना है। ये नंबर आपको दिए गए हैं, इनसे हम सिद्ध करेंगे कि ये सारे नंबर दिए होने पर कीमत स्तर क्या होगा, और फिर यदि इसमें बदलाव आता है तो फिर हम किस तरीके से इसमें चेंज करेंगे। तो देखिएगा छात्रों, कीमत स्तर निकालना है, इसमें सूत्र लगाना होगा आपको, P बराबर KR अपॉन M C प्लस H 1 माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बाद इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू को अपन को पुट करना है, रखना है, और उसके बाद इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहां P बराबर K का मान देखिएगा 1/4, 1/4, R का मान देखिए 2000 अपॉन M का मान 550। फिर आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है, C का मान है 1/2 प्लस H का मान है 1/10 और 1 माइनस C का मान 1/2। इस तरीके से सारे नंबर आपको इस समीकरण में रख लेना है। इसके बाद देखिएगा P बराबर 1/4, ऊपर वाली संख्याएं हैं, तो 1/4 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा 500 आ जाएगा। 2000 में 4 का भाग लेंगे 500 आ जाएगा, और नीचे आपके 550। इसके बाद देखिएगा, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है, फिर बड़े को करना है, ऐसा बोर्डमास का नियम होता है। तो आप 1/2 प्लस 1/10, इस एक में से आधा निकलेगा, इस एक में से आधा निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है। अब इसके बाद P बराबर 500/550, उसके बाद 1/2 प्लस 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1/20 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन आएगा छात्रों। इसके बाद P बराबर यदि हम निकालेंगे तो हो जाएगा 550, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, 20 एलसीएम आ जाएगा, और ये 10/10 प्लस 1/20 आ जाएगा। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 20 लिया हमें, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 10 लिख देंगे, ये एक बार 1 लिख देंगे। तो अपना जो P बराबर इक्वेशन आ रहा है यहां पर, वो आ रहा है P बराबर 500/550, और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11/20। इस तरीके से इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे और शॉर्ट कर सकते हैं हम। P बराबर देखिए, इसको आप यहां काटते हैं तो आप 10 से काट लीजिएगा, 50 से काट लीजिएगा, ये 10 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11/20।
ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 10/11 गुणा 11/20। तो 11 से 11 कैंसिल हो रहा है और अंत में हमारे पास p बराबर आ गया 1/2। 1/2। तो छात्रों यहां इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि k का मान इतना है, c का मान इतना है, h का मान इतना है, r का मान इतना है और m इतना है, तो कीमत स्तर 1/2 होगा पीकू के समीकरण के अनुसार। अब इसमें हमको चेंज करना है कि यदि हम इसमें नगद को उसको बढ़ा दें या घटा दें तो उसका कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने मार्शल के में किया वैसे हमें यहां भी करना है। तो हम इसको थोड़ा सा नंबर चेंज करते हैं और नंबर चेंज करने के बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए छात्रों, यहां हम 1/2 कीमत स्तर याद कर रहे हैं। यदि हमें मुद्रा की मात्रा ज्ञात करनी हो, ये तो हमने कीमत स्तर याद कर लिया और हमें मुद्रा की मात्रा ज्ञात करनी हो तो इसी सवाल को हम यहां तो कीमत स्तर लिख देंगे 1/2 है, 1/2 और मुद्रा की मात्रा जो 550 हमारे पास नहीं है इसको हमें ज्ञात करना है। 1/2 स्तर पर की मात्रा क्या होगी ये भी ज्ञात करना हो तो इसी इक्वेशन को हमें दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, m बराबर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था KR/P C + H और 1 - C। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। m का मान यहां में निकालना है तो m बराबर k का मान 1/4 है, r का मान 2000 है, p का मान हमने ज्ञात किया है 1/2 आया है, ठीक है। फिर c का मान भी 1/2 है प्लस 1/10, 1/10 1 - 1/2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए इसके बाद वही कैलकुलेशन करना है उसी तरीके से। m बराबर 1/4 से 2000 को क्रॉस कर देंगे, ये तो हो गया 500/1/2। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे 1/10, छोटे ब्रैकेट को उठाएंगे 1/2 बन जाएगा। उसके बाद हम इसको यदि हम चौथे पद को ऊपर ले जाते हैं, 1/2 है ना, चौथा पद हो गए तो ये ऊपर जाएगा, m बराबर हो जाएगा 1000, ये 2 गुणा हो जाएगा 500 से और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/20। उसके बाद 1000 इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वाला मान उसी तरीके से पहले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से आ जाएगा आपका 11/20। तो छात्रों यहां इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। m बराबर 1000 गुणा 11/20। तो 20 से इसको हम काट देते हैं, एक 0 से 1 0 हट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50 आ जाएगा। तो m बराबर 50 गुणा 11 करेंगे तो 550। ये मौद्रिक स्तर आ जाएगा। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यदि कीमत स्तर दिया हुआ है तो मुद्रा की मात्रा निकाल सकते हैं और यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई थी जैसे 550 पहले वाले सवाल के अंदर तो हमने कीमत स्तर निकाल लिया 1/2। तो इस तरीके से पीकू के अनुसार हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए छात्रों, ये 550 जो है मुद्रा की मात्रा, इसमें सी का मान तो है 500, सी का मान तो कितना है 500 और क्योंकि सी बराबर 1/2 कितना है 2 है ना और 1/10 एच का मान विधिग्राह्य मुद्रा जो बैंकों में रखी जाएगी। तो कहने का मतलब इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। यदि हमको विधिग्राह्य मुद्रा निकालने के लिए जो लोग अपने पास नगद रूप में रखेंगे उस मुद्रा को निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम 1000 हमारा ये वाली स्थिति थी, ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से, तो विधिग्राह्य मुद्रा तो आ गई 500 और कुल 550 हमारे पास मुद्रा है। तो 60 मुद्रा कितनी हो जाएगी? जब विधिग्राह्य मुद्रा हमारे पास है 500, कुल मुद्रा है 550, तो 60 मुद्रा बराबर कितना हो जाएगा? कुल मुद्रा में से क्या करना है
विधिग्राही मुद्रा करना है। कुल मुद्रा 550 और विधिग्राही मुद्रा 500, तो 7 मुद्रा कितनी आ गई 50। तो ये 550 जो कुल मुद्रा है इसके दो भाग हमने कर दिए हैं, एक लोग अपने पास रखेंगे 500 रुपए को और 50 रुपए बैंकों में जमा कराएंगे। तो इस तरीके से पिगू जो है वो अपने समीकरण में इस संबंध को स्थापित करता है। अब देखिए पिगू के समीकरण का निष्कर्ष निकल कर आता है वो दोनों चरों के बीच में आनुपातिक विपरीत आनुपातिक संबंध निकल कर आता है। तो मुद्रा के मूल्य और उसके नगद में रखे गए स्तर में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है, और जब किसी चरों के बीच में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है या आनुपातिक संबंध स्थापित होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी मांग वक्र बनेगा मुद्रा का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। चूंकि कैम्ब्रिज थ्योरी के अंदर मुद्रा की पूर्ति को पॉइंट ऑफ टाइम अल्पकाल में स्थिर माना है और मुद्रा के मांग पक्ष पर अधिक बल दिया है, तो केवल इसमें मांग चेंज करना है, पूर्ति को हम क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का जो मांग वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो उस चीज को यहाँ पे उन्होंने अपने समीकरण में बताया है। तो देखिए छात्रों डायग्राम के माध्यम से इसी घटना को आप समझिएगा। हम यहाँ पिगू का जो मांग वक्र है मुद्रा परिमाण का उसको स्थापित कर रहे हैं और उसमें बताया गया है कि ये मांग वक्र जो है ये आयताकार अति परिबल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम इस तरीके से इसमें मुद्रा की मांग वक्र बना रहे हैं एमडी, और मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है इसको पॉइंट ऑफ टाइम में क्या मान रहे हो स्थिर मान रहे हैं। इस तरीके से हमने मुद्रा की पूर्ति को क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका MS1, ये हो गया आपका MS2 और ये हो गया आपका MS3। ठीक है, ये मुद्रा का मांग वक्र हो गया। ये एक दूसरे को यहां क्रॉस कर रहे हैं, यहां क्रॉस कर रहे हैं और यहां क्रॉस कर रहे हैं। इस वाले स्तर पर हमने वैल्यू ऑफ मनी लिया है, वैल्यू ऑफ मनी, ये OX हो गया, ये YX हो गया। इधर हमने मुद्रा की मात्रा ली, क्वांटिटी फॉर मनी, मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी फॉर मनी, मुद्रा की मात्रा, और इसको हमने माना है M1, M2 और M3, और इसको सिंबल को नाम दे दिया हमने E1 और E2। इधर हमने दे दिया P1, P2 और P3। तो इस संबंध में देखिए छात्रों यहाँ ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें ये संबंध स्थापित किया गया है कि मुद्रा की जो पूर्ति है MS1, MS2, MS3 ये तो पॉइंट ऑफ टाइम पर स्थिर है। कैम्ब्रिज सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानता है परिमाण सिद्धांत, और मुद्रा की मांग में चेंज हो रहा है, एमडी चेंज हो रहा है, और इसमें जो चेंज हो रहा है वो अनुपातिक है, एक निश्चित अनुपात में उसमें चेंज आ रहा है। इसलिए ये जो मांग वक्र बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये पहले भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी मांग वक्र जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो उस पर मांग की लोच इकाई होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि जिस अनुपात में कीमत में आप परिवर्तन करेंगे उसी अनुपात में मात्रा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ कीमत और मात्रा उल्टा संबंध आ रहा है, यदि आप मात्रा को दुगुना करेंगे तो कीमत आधी हो जाएगी, यदि मात्रा को 3 गुना करेंगे तो कीमत 1/3 हो जाएगी, यदि मात्रा को 4 गुना करेंगे तो कीमत 1/4 हो जाएगी। तो छात्रों यहाँ ये जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, UNGLAR, रेक्टेंगुलर हाइपर, HYPERBOL, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो। पिगू का जो संबंध है कैम्ब्रिज थ्योरी के अंतर्गत वो आयताकार अति परिबल मांग वक्र का निर्माण करता है। तो ये आप डायग्राम बनाकर पिगू के इस समीकरण को आप समझ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला जो हमारा समीकरण होगा वो रॉबर्टसन का समीकरण है। पिगू के बाद रॉबर्टसन समीकरण, रॉबर्टसन समीकरण, रॉबर्टसन समीकरण भी मार्शल और पिगू की भांति काम करता है और मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो रॉबर्टसन ने जो समीकरण दिया है वो दिया है M बराबर P के T, M बराबर P के T, ये समीकरण रॉबर्टसन ने दिया। M का मतलब मुद्रा की मात्रा, P का मतलब कीमत स्तर
टी का मतलब वास्तविक आय, जिसको मार्शल ने वाई माना है, पिगू ने आर माना है, उसी घटना को रॉबर्टसन टी मान रहा है, वास्तविक आय। और ये जो के है, ये इस वास्तविक आय का वह भाग है जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। इसी समीकरण को यदि आप P बराबर लिखते हैं तो P बराबर हो जाएगा M अपॉन के टी। ये रॉबर्टसन का फाइनल समीकरण आ जाता है। यदि आपको मुद्रा की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप लिखेंगे M बराबर P के टी, और यदि आपको कीमत स्तर ज्ञात करना है तो M अपॉन के टी। इस तरीके से ये इनको व्याख्या करता है और आगे जाकर कहता है कि रॉबर्टसन के जो परिणाम है वो भी उसी प्रकार रहे हैं जिस प्रकार अन्य कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के रहे हैं। मार्शल और पिगू के रहे वैसे किसके रहे, रॉबर्टसन के रहे। इसके बाद जो लास्ट समीकरण दिया है इसमें, ये तीसरा समीकरण हो गया। चौथा समीकरण दिया है जेम्स कीन्स का, कीन्स समीकरण। कीन्स ने मुद्रा परिमाण का जो समीकरण दिया है वो दिया है n बराबर P K प्लस R K डैश। देखिए छात्रों, यहां इसी घटना को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P बराबर N अपॉन K प्लस R K डैश। इस तरीके से लिख सकते हैं तिरछा बना करके। यहां जो इस बात को समझा है, अन्य घटनाओं में मुद्रा की मात्रा को, चाहे वो रॉबर्टसन हो या पिगू हो या मार्शल हो, सभी ने मुद्रा की मात्रा को n से प्रदर्शित किया है, m से, m फॉर मनी, m से इंडिकेट किया है। जबकि जो कीन्स है ये अपने समीकरण में मुद्रा की मात्रा को किससे इंडिकेट कर रहा है, n से कर रहा है। मतलब वही है लेकिन सिंबल उन्होंने अलग लिया है। यहाँ n का मतलब मुद्रा की मात्रा है, P का मतलब, अन्य समीकरणों में P का मतलब कीमत स्तर है, यहां भी कीमत स्तर है। R का मतलब है बैंक नगद कोष। ये जो R लिया है इसके अंदर बैंक में नगद रूप में जो रखा जाता है, जैसा कि पिगू भी बैंक या साख मुद्रा की बात करता है, वैसे कीन्स भी कर रहा है कि जो हम हमारे पास नगद रूप में रखेंगे उसका एक निश्चित भाग हम बैंकों में भी रखेंगे। तो बैंकों में जो नगद कोष रखा जाएगा वो किसका समीकरण होगा, वो साइन होगा R, ठीक है। इसके अलावा के डैश जो है यहाँ वह उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जिसे लोग मांग जमा के रूप में रखते हैं। के डैश का मतलब क्या है, उपभोग वस्तुओं की वह मात्रा जिसे लोग मांग जमा के रूप में अपने पास रखते हैं। देखिए कंजंक्शन फंक्शन जो है वो कीन्स का फंक्शन है और अन्य अर्थशास्त्रियों की तुलना में कीन्स ने सबसे ज्यादा